महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी, ए पार्ट फर्स्ट समाजशास्त्र के सिद्धांत में ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। हमारा चैप्टर चल रहा था समूह, जिसमें प्राथमिक समूह का अर्थ एवं परिभाषा, प्राथमिक समूह का अर्थ एवं परिभाषा बता रहा हूँ। प्राथमिक समूह किसे कहते हैं? ऐसे समूह जिनमें व्यक्तियों के बीच आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, उसे हम प्राथमिक समूह कहते हैं। जिनमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, ऐसे समूह को प्राथमिक समूह कहते हैं। परिभाषा विद्वानों ने दी है। पहली परिभाषा लुडबर्ग ने दी है कि प्राथमिक समूह से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों से हैं जो घनिष्ठ सहभागी व्यक्तिक ढंग से व्यवहार करते हैं। जो घनिष्ठ रूप से सहभागी रूप में व्यक्तिक ढंग से व्यवहार करते हैं, ऐसे समूह को प्राथमिक समूह कहते हैं। ऐसे समूह को प्राथमिक समूह कहते हैं। दूसरा है किम्बालियन के अनुसार, उसमें लिखा है कि परस्पर आमने सामने के संपर्क होते हैं इनमें, और सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं। ये ऐसे केंद्र बिंदु है जहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। जहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। तो ये जो परिभाषा है वो किम्बालियन ने दी है। प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषता पर प्रकाश डालेंगे अपन। तो प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषता में पहली विशेषता है शारीरिक समीपता। क्या है? शारीरिक समीपता। शारीरिक समीपता से तात्पर्य ये है कि समूह के लोग एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ बातचीत करते हैं, और भावनाओं का, संवादों का, विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। प्राथमिक समूह के बीच सदस्यों में घनिष्ठता पाई जाती है। सदस्यों में क्या पाई जाती है? घनिष्ठता पाई जाती है। अर्थात घनिष्ठता के अभाव में, शारीरिक समीपता के अभाव में जो है प्राथमिक संबंधों का निर्माण नहीं हो सकता, प्राथमिक संबंध नहीं बन सकते। प्राथमिक संबंध बनने के लिए शारीरिक समीपता व घनिष्ठता का होना जरूरी है। शारीरिक समीपता व घनिष्ठता का होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है समूह का लघु आकार। दूसरा पॉइंट कौन सा है? समूह का लघु आकार। अर्थात प्राथमिक समूह में जो है सदस्यों की संख्या कम होती है। अर्थात लघु आकार पाया जाता है, जिसमें जो है आपसी निर्णय लेने की प्रक्रिया, सामाजिक नियंत्रण, विचारों का आदान प्रदान, ये सारी चीज़ें, निकटता और घनिष्ठता आदि पाई जाती है। लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप में जानते हैं, समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इनसे घनिष्ठता विकसित होती है। इससे घनिष्ठता विकसित होती है। तीसरा पॉइंट है संबंधों की अवधि। तीसरा पॉइंट कौन सा है? संबंधों की अवधि। संबंधों की अवधि, घनिष्ठता के साथ सीधा संबंध पाया जाता है। संबंधों में काल जितना लंबा होगा उतना ही
घनिष्ठता पाई जाएगी, यह आवश्यक है कि व्यवहार से सदस्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास, आत्मीयता का भाव पैदा करती है, जो संबंधों में घनिष्ठता के लिए जरूरी है, जो संबंधों में घनिष्ठता के लिए जरूरी है। अर्थात घनिष्ठता स्थापित करने के लिए लंबे समय तक आपके किस तरह के संबंध सदस्यों के बीच में, समूह के बीच में रहे हैं, उन अवधि के आधार पर ही जो है निकटता के संबंध पाए जाते हैं, घनिष्ठता के संबंध पाए जाते हैं। तो ये तो हम पढ़ रहे थे प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषता, प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषता। आगे इसी का है प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषता। नंबर 1 है उद्देश्यों में समानता। नंबर 1 क्या है? उद्देश्यों में समानता। प्राथमिक समूह के सदस्यों की इच्छाएं, प्रवृत्तियां समान होती है। वे एक साथ रहते हुए उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करके एक दूसरे के हित में कार्य करते हैं तथा अपने एक माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वो अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करके जो है बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वो बच्चों के स्वास्थ्य से अपना स्वास्थ्य भी, बच्चों के स्वास्थ्य के कारण भी अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं, लेकिन सुख दुख में वो साथ देते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये सदस्य में ये समानता पाई जाती है कि सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और जिससे एक पारिवारिक दृष्टि अच्छी बनी रहती है। प्राथमिक समूह के बीच में हम की भावना पाई जाती है, तीव्र गति से पाई जाती है और वे सदस्यों के व्यक्तित्व में हम की भावना विलीन हो जाती है। इनमें आपस में हित व त्याग की भावना भी पाई जाती है, आपस में हित व त्याग की भी भावना पाई जाती है। वे एक दूसरे के हित की बात को लेकर सोचते हैं और कार्य करते हैं। दूसरा है संबंध स्वयं साध्य होते हैं। संबंध क्या है? स्वयं साध्य होते हैं, अर्थात समूह के संबंध किसी स्वार्थ अथवा किसी उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में नहीं होते, स्वयं साध्य होते हैं। प्राथमिक संबंध इतनी घनिष्ठता पाई जाती है कि वो ऐसे संबंधों में बंधने बिना जो है एक दूसरे को समझना कठिन हो जाता है। कह सकते हैं कि संबंध स्वयं साध्य होते हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन मात्र नहीं होते। प्राथमिक समूह की सदस्यता इसलिए ग्रहण की जाती है कि वो बिना स्वार्थ पूर्ति के, बिना लाभ और स्वार्थ पूर्ति के कार्य करते हैं और संबंधों की अब जो है प्राथमिक संबंध स्थापित करने के लिए वो व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से एक दूसरे से पूर्ण रूप से जुड़े होते हैं। तीसरा पॉइंट है संबंध व्यक्तिगत होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? संबंध व्यक्तिगत होते हैं, यानी कि प्राथमिक समूह में जो संबंध पाए जाते हैं वो व्यक्तिगत संबंध पाए जाते हैं। कौन से संबंध पाए जाते हैं? व्यक्तिगत संबंध पाए जाते हैं। एक दूसरे में जो है जैसे मित्र माता पिता के स्थान कोई अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता, मृत्यु हो जाने पर भी ऐसे संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे संबंधों के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है संबंध व्यक्तिगत होते हैं, अर्थात माता पिता का स्थान अन्य व्यक्ति नहीं ले सकते और उनके बीच में हमारा प्राथमिक संबंध पाया जाता है। उनके बीच में हमारा कौन सा संबंध पाया जाता है? प्राथमिक संबंध पाया जाता है। निकटता पाई जाती है, आत्मपन की भावना पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है, लगाव की भावना पाई जाती है। तो कह सकते हैं कि संबंध व्यक्तिगत होते हैं। ये संबंध
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं किए जाते, सिर्फ संबंध का अनुभव जो है प्राप्त किया जाता है। अनुभव प्राप्त किया जाता है कि हमारे सदस्यों के बीच में पारस्परिक संबंध कैसे हैं। वो अनुभव के आधार पर, किसके आधार पर? अनुभव के आधार पर जो है उन्हें प्राथमिक संबंधों में सम्मिलित किए जाते हैं। चौथा है संबंध संपूर्ण होते हैं। चौथा कौन सा है? संबंध संपूर्ण होते हैं। प्राथमिक संबंध में संपूर्णता का गुण पाया जाता है। प्राथमिक समूह में संपूर्णता का गुण पाया जाता है। ये दीर्घ काल से चले आ रहे हैं। ये दीर्घ काल से चले आ रहे हैं। ये परिचय, इनमें घनिष्ठता के कारण एक दूसरे के साथ में संबंध पाया जाता है। जैसे डॉक्टर मरीज का संबंध, शिक्षक विद्यार्थी का संबंध, ये संबंध जो है पाए जाते हैं, लेकिन इन संबंधों में संपूर्णता नहीं पाई जाती है। संपूर्णता तो जो है प्राथमिक नातेदार के बीच में पाई जाती है, किंतु मित्र, दूसरे मित्र जीवन में एक पक्ष से संबंधित नहीं होता। वो जीवन के हर भाग में रुचि लेता है और उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंधों में, शिक्षा और स्वास्थ्य, विवाह, पारिवारिक जीवन, सभी में संबंध में संपूर्णता पाई जाती है। ये संपूर्ण होते हैं। प्राथमिक संबंधों की ये विशेषता है कि संबंधों में संपूर्णता के साथ साथ जो है व्यक्ति एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करता है। संपूर्णता के साथ साथ व्यक्ति संपूर्णता के साथ साथ व्यक्ति एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करता है। पांचवा पॉइंट है संबंध का स्वतः विकास। पांचवा पॉइंट कौन सा है? संबंध का स्वतः विकास। संबंध जो है का स्वतः ही विकास हो जाता है। संबंध बनते नहीं, बनाए जाते हैं। जैसे हम किसी के प्रति प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे और श्रद्धा भाव रखेंगे तो ऑटोमेटिक ही संबंध स्थापित हो जाएंगे और संबंध स्वतः ही बन जाएंगे। अर्थात इसके लिए श्रद्धा, समर्पण, स्नेह, प्यार, प्रेम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो संबंध अपने आप में ही बनते चले जाएंगे। संबंध अपने आप में ही बनते चले जाएंगे। छठा पॉइंट है प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति। संबंधों में संपूर्णता पाई जाती है, घनिष्ठता पाई जाती है। प्राथमिक समूह में ये विलीन हो जाता है, काम नहीं करता, अन्य सदस्यों के लिए कष्टदायी है, जिसमें आदर्श प्रतिमानों की अवहेलना होती है। और प्राथमिक संबंधों के कारण ही मित्र समूह अपने सदस्यों के व्यवहार को, सरलता को नियंत्रित कर पाता है। व्यक्ति राज्य कानूनों की अवहेलना करता है तो वह आदर्श नियमों को तोड़ सकता है। प्राथमिक समूह में आचार विचार का पूरा नियंत्रण पाया जाता है। प्राथमिक समूह में आचार विचार का पूर्ण नियंत्रण पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि प्राथमिक समूहों में नियंत्रण की शक्ति पाई जाती है, जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है, जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक समूह का महत्व। प्राथमिक समूह का महत्व। प्राथमिक समूह का महत्व। नंबर 1 है गुणों का विकास। गुणों का विकास। नंबर 2 मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा।
नंबर 3, मनोरंजन प्रदान करता है। मनोरंजन प्रदान करता है। नंबर 4, सामाजिक प्रतिमानों के पालन एवं नियंत्रण में योगदान। सामाजिक प्रतिमान के पालन व नियंत्रण में योगदान। नियंत्रण में योगदान। पांचवा पॉइंट है व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि। व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि। छठा, व्यक्ति व समाज के बीच कड़ी। व्यक्ति व समाज के बीच कड़ी। सातवां पॉइंट है व्यक्तित्व निर्माण में योग। व्यक्तित्व निर्माण में योग। आठवां पॉइंट है पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण। पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण। पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण। नौवां, आंतरिक संतोष प्रदान करना। आंतरिक संतोष प्रदान करना। दसवां, सांस्कृतिक संचार। सांस्कृतिक संचार। इस तरह जो है 10 पॉइंट है इसमें। पहला है गुणों का विकास। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक समूह में जो है एक शिशु जन्म के बाद में उसका सोशलाइजेशन होता है, अर्थात इसमें प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, इस तरह अवस्थाओं के आधार पर, जैसे शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था के आधार पर सामाजिकरण पाया जाता है। प्रारंभिक वर्षों में वह माता पिता के सानिध्य में रहता है और माता पिता और उसके प्रथम गुरु माने जाते हैं, जिनके सानिध्य में रहकर बच्चा प्राथमिक संबंधों में जो व्यवहार सीखता है, प्राथमिक समूह के जो है सदस्यों के बीच में रहकर व्यवहार करना सीखता है और अंत्यक्रिया करता है, और इससे परिवार वह धुरी है जिसमें बच्चा अपने व्यक्तित्व का, जिसमें रहकर बच्चा अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि प्राथमिक समूह में विशेष रूप से परिवार के एवं परिवार अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और गुणों को विकसित करता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। आपने देखा होगा कि बच्चा जन्म लेता है तो वह परिवार में रहकर बड़ा होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक सुरक्षा जो है व्यक्ति की परिवार में पाई जाती है। वह अपने अस्तित्व सुरक्षा को एकत्रित कर लेता है
परिवार में मित्र समूह, पड़ोसी, बालक व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं और सहानुभूति के साथ साथ जो है प्राथमिक समूह के बीच विचारों का भी आदान प्रदान होता है। वो उनमें लोगों के बीच में विश्वास की भावना भी पाई जाती है। उन लोगों के बीच में विश्वास की भावना पाई जाती है। एक दूसरे सदस्यों के बीच में विश्वास की भावना भी पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है मनोरंजन प्रदान करना। प्राथमिक समूह में मनोरंजन प्रदान किया जाता है। व्यक्ति आपस में औपचारिक संबंध निभाते हुए वास्तविक मनोरंजन प्राथमिक समूहों में ही पाया जाता है और वो चिंताओं से मुक्त होकर जो है हंसी मजाक करते हैं, गपशप लड़ाते हैं, समय निकालकर एक दूसरे की सम्मुख रूप में सहायता करते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। चौथा पॉइंट है सामाजिक प्रतिमान पालन। सामाजिक प्रतिमान के पालन व नियंत्रण। हमारे समाज के अंतर्गत सामाजिक प्रतिमान पाए जाते हैं। हमारे समाज के अंतर्गत सामाजिक प्रतिमान पाए जाते हैं। उन सामाजिक प्रतिमानों का पालन करना हमारा दायित्व है। सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं और साथियों और पड़ोसियों और मित्रों के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, उचित व्यवहार करते हैं या अनुचित व्यवहार करते हैं, अर्थात अनुचित व्यवहार करने पर हमारे व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि। प्राथमिक समूह में जो है हम एक स्वतंत्र और चिंताओं से मुक्त होकर कार्य करेंगे, उत्साहपूर्वक कार्य करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। और दूसरी बात जो है अध्ययन के आधार पर यह मालूम होता है कि व्यक्ति कार्य करने पर सकारात्मकता की ओर बढ़ता है और सकारात्मकता की ओर बढ़ने से उसमें उत्साह और प्रेरणा का स्रोत बना रहता है, उत्साह और प्रेरणा बनी रहती है। छठा पॉइंट है व्यक्ति व समाज की कड़ी, अर्थात व्यक्ति और समाज के साथ में व्यक्ति जुड़ा हुआ है, अर्थात समाज के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता और समाज और व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमें जो है अपने व्यक्तित्व का जो है निर्माण करना है तो हमें समाज को साथ लेकर चलना होगा, समाज के पहलुओं को जानना होगा, समाज में रहकर अपना अच्छा सामाजिकरण करना होगा, तभी जाकर हमारे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति के निर्माण में योग। जन्म के समय बच्चा प्राणी शास्त्रीय होता है और उसके बाद में वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। कहने का मतलब ये है कि वो परिवार के संपर्क में आता है, पड़ोस के संपर्क में आता है, मित्र मंडली के संपर्क में आता है, तो वह अपने व्यक्तित्व का क्या करता है, विकास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण, कि मानव के अंतर्गत जो है पशु प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे पशु प्रवृत्ति में कैसे बनती है, जैसे लालच के कारण, स्वार्थ के कारण, यौन इच्छा, प्रतिशोध के कारण ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये सब दब जाती है, उनका मानवीकरण करने पर ये सब अगर इनको हम छोड़ देते हैं तो इनका मानवीकरण हो जाता है। दो, आंतरिक संतोष प्रदान करना। प्राथमिक समूह में घनिष्ठता के संबंध पाए जाते हैं और उसमें विचार विनिमय, स्नेह, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, त्याग आदि की भावना भी प्राथमिक समूहों में पाई जाती है। इससे हमें मानसिक संतोष मिलता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक संचार, यानी कि प्राथमिक समूह के सदस्यों के में सांस्कृतिक संचार होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। तो यहाँ तक तो हम पढ़ रहे थे प्राथमिक समूह का महत्व। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले उस पर द्वितीयक समूह के बारे में चर्चा करेंगे।